नमस्कार। क्या आज है? 30 जनवरी सन 2022 दिन रविवार, जिला गौतम बुद्ध नगर, तहसील दादरी, विकासखंड बिशरख, शहर नोएडा की पावन भूमि से मैं मंच संचालक डॉक्टर अतुल चौधरी नोएडा खबर.com के तमाम पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों का खैर मकदम, क्रांतिकारी इस्तकबाल और सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने आज अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस सभा को कृतार्थ और अलंकृत किया है। साथ ही इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार एनसाइक्लोपीडिया नोएडा आदरणीय श्री विनोद शर्मा जी भी मेरे साथ उपलब्ध है। और आज जिस विषय पर चर्चा करने हेतु हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, चुनावी बिसात विनोद शर्मा जी के साथ, उसी कड़ी के आज 7वें एपिसोड में हमारे माननीय अतिथि बसपा से नोएडा विधानसभा के प्रत्याशी आदरणीय श्री कृपाराम शर्मा जी उपलब्ध है। नमस्कार कृपाराम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और कृपाराम जी, एक बड़ा ही हास्यास्पद स्वागत कि क्या मैं आपका स्वागत जय भीम से करूं या जय परशुराम से करूं? ओवर टू यू सर। मुझे बहुत अच्छा लगेगा भगवान परशुराम और जय भीम दोनों से करें। धन्यवाद सर। मैं विनोद शर्मा जी पे हैंड ओवर करता हूं। सर, प्रश्नावली आरंभ किया जाए। जी, बहुत विनोद बहुत जी धन्यवाद। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत इस मेरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और नोएडा विधानसभा में आपकी भागीदारी से एक हलचल मची है और आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे सबसे पहले कि इस क्षेत्र के वोटर बसपा को वोट क्यों दें, ये आप बताइए। धन्यवाद विनोद जी। पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त कर दूं कि आपने अपने इस रेपुटेड प्रोग्राम में मेरे जैसे कार्यकर्ता को और एक प्रत्याशी को बसपा के प्रत्याशी के रूप में आमंत्रित किया है। मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने पूछा है कि भाई नोएडा के मतदाता आपको बसपा प्रत्याशी के रूप में क्यों अपना मत दें। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जब 2007 में बहन कुमारी मायावती चौथी बार पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ नोएडा में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने पहले ही आदेश में नोएडा में विकास की गंगा बहानी शुरू की। नोएडा के तमाम 81 गांव जो नरकीय जीवन जी रहे थे, उन सभी गांवों को अम्बेडकर ग्राम घोषित कर जो सीसी रोड और जितना विद्युतीकरण अंडर केबल कराया, वो वहां से शुरुआत हुई। यही नहीं, बहन कुमारी मायावती जी ने नोएडा जो जाम की समस्या से झूम रहा था, उसको 4-4 अंडरपास देकर जाम की समस्या से भी मुक्ति दिलाई। यही नहीं, हमारी बच्चों को सही से तालीम और अच्छी शिक्षा मिले, यहाँ 4-4, 5-5 इंटर कॉलेज बनाए, जैसे महामाया बालिका इंटर कॉलेज, पंसिल बालक इंटर कॉलेज और ज्योतिबा बालिका इंटर कॉलेज, होशियारपुर का इंटर कॉलेज। यही नहीं, बहन कुमारी मायावती जी के योगदान को इस जिले के लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। उन्होंने हमारे इस नोएडा के नाम को अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी ऊंचा किया। कैसे? पहले पर्यटक आते थे नोएडा और जब वो कभी आगरा ताजमहल देखने जाते थे तो दिल्ली से जब निकलते थे पूरा दिन लगता था, अगले दिन दर्शन करके 48 घंटे बाद वापस होते थे। बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ ताज एक्सप्रेस हाईवे बनाया और आज ये संभव हो चुका है कि नोएडा दिल्ली आने वाले विदेशी पर्यटक मात्र 2 घंटे में आगरा पहुंचते हैं, 1 घंटे में दर्शन करके अगले 2 घंटे में दिल्ली आते हैं। और जब वो विदेशों में जाते हैं, अपने देश जाते हैं वापस, तो वो वहां बताते हैं कि भारत अब वो भारत नहीं है, भारत में विकास की गंगा बह रही है। और नोएडा बहन कुमारी मायावती जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, एक ऐसी नोएडा की जो बेटी है, नोएडा की लाडली बेटी है, जिन्होंने 48 घंटे के सफर को मात्र 5 घंटे में समेट कर रख दिया है। ये प्रशंसा आज नोएडा की विदेशों में हो रही है, तो ये बहन कुमारी मायावती जी की बदौलत है। विनोद जी, एक बात और कहना चाहूंगा, हमारी बहन बेटियों को, बच्चों को अच्छी तालीम मिले, 4-4 इंटर कॉलेज ही नहीं दिए, यहाँ एक ऐसी प्राविधिक यूनिवर्सिटी भी दी जिससे आज शिक्षा प्राप्त करके हमारे नोएडा का नाम लोग दुनिया में रोशन कर रहे हैं, 40-40, 50-50 लाख के पैकेज पर जाकर। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बहन कुमारी मायावती के बाद इन विद्यालयों का सही से उपयोग नहीं हो रहा। मात्र 6,000 की कैपेसिटी वाले स्कूलों में मात्र 800 की अनुमति है, 800 से ज्यादा की। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, नोएडा वासियों को आपके चैनल के माध्यम से मैं इस डिबेट के माध्यम से अर्ज करना चाहता हूँ, मुझे आपका प्यार मिला तो निश्चित रूप से इन विद्यालयों को पूरी कैपेसिटी के अनुरूप पूरा अनुदान दिलवाकर मैं यहाँ वो शिक्षा कर द्वार खोलूंगा जहां हमारे एक विद्यालय में 6-6 हजार बच्चे और बेटों को शिक्षा मिल सके। इसलिए नोएडा के लोग याद कर रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी को, और मुझे लगता है कि जो अपार मुझे जन समर्थन और प्यार मिल रहा है, न केवल ग्रामीण अंचल में बल्कि शहर में भी। आज मैं 9वीं मीटिंग करके आया हूँ,
लोग मुझे सुनना चाह रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृपाराम का विजन क्या है इस शहर के लिए, और मुझे आपने इस टीवी अपने चैनल पर बुलाकर, अपने इस प्रोग्राम में बुलाकर मुझे एक और मौका दिया। मैं नोएडा शहर के लोगों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ विनोद जी, हमारा देश 700 साल मुगलों ने लूटा, 200 साल अंग्रेजों ने लूटा, और अभी हम गणतंत्र दिवस की बेला में हैं। अभी हमने 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है। मैं नमन करता हूं उन महान नेताओं को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, मौलाना अबुल कलाम आजाद को, सरदार पटेल को, महात्मा गांधी को, लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिन्होंने समरसता का पाठ पढ़ाया और ये नारा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और जिस नारे से वो विकास का रास्ता खुला, आज हम दुनिया की महाशक्तियों में से एक हैं। हमने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी अपना लोहा मनवाया। मात्र 450 करोड़ की लागत में हमने मंगलयान सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर पहुंचाया है, और ये चुनौती हमने दुनिया के वैज्ञानिकों को दी है। मैं नमन करता हूं अपने वैज्ञानिकों के शौर्य को और उनके विवेक को, जिन्होंने ये सब करके दिखाया है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि किसी भी देश का प्रगति कमाए, पाकिस्तान भी हमारे साथ आजाद हुआ था, हिंदुस्तान भी उसी समय आजाद हुआ था, उन्होंने आतंकवाद को प्रश्रय दिया। आज उनकी हालत क्या है? हमने समरसता और भाईचारे का रास्ता अपना, हमने विकास की एक बड़ी मंजिल तय की है, हमने ऊंचाइयों को छुआ है। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि बहन कुमारी मायावती जी का नारा है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। जो उन्होंने विकास की गंगा बहाई, वो केवल दलितों के लिए नहीं, आज अंडरपास का उपयोग ब्राह्मण भी करता है, ठाकुर भी करता है, यादव भी करता है, गुजर भी करता है, पंजाबी भाई भी करते हैं, सभी समाज के लोग करते हैं। जब विकास की गंगा पे आज उन विद्यालयों में सब जातियों के जो बच्चे हैं वो सब एडमिशन लेते हैं। हमारे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में भी सब बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो विकास की इस गंगा में उनका जो नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसको जमीन पर उतार कर दिखाया है। मैं आपके इस माध्यम से नोएडा की जनता को ये निवेदन करना चाहता हूँ, इस जिले की लाडली बेटी जिन्होंने इस प्रदेश के साथ साथ हमारे नोएडा में भी विकास की गंगा बहाई है, उसका अपना उसके प्रत्याशी के रूप में मुझे अपना आशीर्वाद दें। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जब किसी क्षेत्र की जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है तो उसका एक भरोसा होता है, उनके दुख में, दर्द में, मुसीबत में, जरूरत में उनका विधायक उनके साथ खड़ा हो। लेकिन 403 विधानसभा है उत्तर प्रदेश में विनोद जी, सबसे ज्यादा इस भरोसे को गहरी चोट पहुंची है तो वो नोएडा में पहुंची है। और मैं प्रयास करूंगा उस चोट पर मरहम लगाने के लिए। मैं आपका भाई, आपका नोएडा का बेटा, नोएडा के लोगों के दुख दर्द में उनके साथ 32 सालों की तरह ऐसे ही खड़ा रहूंगा। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, मैं नोएडा का तमाम मतदाता, तमाम नागरिक मेरे अपने परिवार के सदस्य, किसी की भी परेशानी वो कृपाराम की परेशानी होगी। मैं चुनाव जीतने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे अपार जन समर्थन मिल रहा है। मैं लोगों को का अभिवादन करता हूं, उनकी समस्याओं को मैं अंगीकार करूंगा, और उनके मेरे मेरे साथ मेरी दूरी लोगों से इतनी होगी कि जब टेलीफोन करेंगे मैं 55-56 सेक्टर चौड़ा गांव से जितनी दूर यहाँ किसी भी नोएडा के पार्ट में पहुंचू, 15 से 20 मिनट, इतनी मेरी और उनके बीच की दूरी होगी। धन्यवाद। मैं ये जानता हूं कि आप शुरू से संघर्ष में रहे हैं, किसानों के संघर्ष में रहे हैं। आप ये बताइए कि 1976-78 में जब नोएडा बना था, तब 2 वादे किसानों के साथ किए गए थे, जो किसानों की जमीन जब ली गई थी। पहला वादा ये था कि किसानों के बच्चों को रोजगार मिलेगा और उन किसानों के बच्चों को स्कूलों में दाखिले मिलेंगे, और सबसे बड़ी जरूरत है शिक्षा में प्रायोरिटी की। आज की डेट में जो बड़े स्कूल हैं वो दाखिला नहीं करते ग्रामीण बच्चों का, और साथ में रोजगार की समस्या भी बरकरार है। इस मुद्दे पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रावधान किए गए सरकार की तरफ से, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और उनको लागू करने की जो तरीका अपनाया गया वो सही नहीं था। उसकी मॉनिटरिंग नहीं हुई, कहीं उनके बारे में कभी अधिकारियों ने समीक्षा नहीं की, और कभी किसानों के साथ कोई डिस्कस नहीं किया। तो ऐसा मुद्दा जिसमें बच्चों को शिक्षा मिलनी है, जिसमें बच्चों को रोजगार मिलना है, मेरा एक विजन है, और हम लोग ये चाहते हैं कि इस मुद्दे को आप भी आगे बढ़ाएं कि हर डीएम के यहाँ नोएडा 30 में रोजगार रजिस्टर बने और एक एजुकेशन रजिस्टर बने। जो किसान हैं वो अपने बच्चों का नाम वहां भेजें और वहां से स्कूलों को जाए जहां जरूरत है, जो उनके घर के पास है। क्या इस तरह के प्रस्ताव पर आप आगे काम करेंगे? विनोद जी, आपका चिंतन अब से नहीं 20-25 साल से इस नोएडा शहर के प्रति रहा। मैं नमन करता हूं आपके चिंतन को।
आपने मुझे एक बहुत बढ़िया सवाल की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया। मैं बताना चाहता हूँ, मैं लॉ ग्रेजुएशन मैंने 1986-87 में पूरी की थी और मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा था टैक्सेशन में 1987, 88 और 89 में। उन्हीं दिनों मेरा संपर्क इस देश के बड़े नेता और विकास पुरुष पंडित नारायण दत्त तिवारी जी से हुआ, जिनका नोएडा एक सपना था। नोएडा का विकास, एक नोएडा के वो अ, अ, एक जनक भी कहे जाते हैं और है भी तिवारी जी नोएडा के जनक। मुझे उनका सानिध्य मिला। यहाँ ये जो समस्याएं किसानों के साथ, किसानों के बच्चों के साथ शिक्षा में, रोजगार में बढ़ती जा रही है, ये नोएडा प्राधिकरण की जो दोषपूर्ण भूमि अधिग्रहण नीति है उसकी देन है। नोएडा ने इस दोषपूर्ण नीति से अपने वातानुकूलित ऑफिस में बैठकर बिना भूमि का सत्यापन किए, बिना जमीन का, बिना सड़क पर उतरे भूमि अधिग्रहण किया, जिससे आज हमारे गांवों का भी अधिग्रहण हो गया है और हम अपने गांवों के को अधिग्रहण से मुक्त कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से चौधरी बिहारी सिंह जी को भी नमन करना चाहता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस अन्याय के खिलाफ पहली बार नोएडा में बिगुल बजाया। और हम सब लोग जब नोएडा जन सहयोग समिति के माध्यम से वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मैं जनरल सेक्रेटरी था, हमारे बहुत साथी स्वर्गीय ऋषिपाल, महेंद्र अवाना, त्रिलोक शर्मा जी, ये सारे सैकड़ों लोग 500 स्कूटर मोटरसाइकिल लेकर इन समस्याओं को दिल्ली तक पहुंचाने वाले हम लोग थे। हमने ये मांग की थी कि हमारी जमीन का बाजार के भाव, उससे पहले 3 रुपए 70 पैसे का मुआवजा मिलता था गज का। एक कपड़े की कीमत 10-11 रुपए मीटर होती थी और जमीन की कीमत मात्र 3 रुपए 70 पैसे मीटर। हमने इस आवाज को दिल्ली तक पहुंचाया और तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ जी को ज्ञापन दिया वोट क्लब पे और फिर सुनवाई हुई। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, चौधरी यशपाल सिंह जी को और पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को, जो कृषि मंत्री थे और मुख्यमंत्री थे दोनों। उन्होंने हमें सुना और 3 महीने तक विनोद जी ये मीटिंग चलती रही कैबिनेट के साथ और हम किसानों के साथ। और तिवारी जी का चिंतन ये था कि किसान जिसकी भूमि अधिग्रहण हो गई है, उनके बच्चों को सही रोजगार मिले। उनका एक सपना था दिल्ली नोएडा के बॉर्डर से लेकर और कौंडली तक, यमुना के किनारे और हिंडन के किनारे, वो चाहते थे कि जितनी यहाँ इंडस्ट्री लगे उतनी ही डेयरी बने 1,000 मीटर की, और एक एक डेयरी में 40 से 50 गांव का पालन हो, 20 लोगों को एवरेज में रोजगार मिले। एक उनका उस समय मुझे याद आ रहा 4700 या 4800 इंडस्ट्री थी। उनका कहना था कि हम 10,000 तक की कैपेसिटी तक जाएंगे डेयरी उद्योग लगाने। हर डेयरी पर 20 नौजवानों को रोजगार मिलेगा और उससे ज्यादा जो उपयोग होगा, जो इस प्रदेश की और इस नोएडा की भलाई होगी, उनको स्वच्छ दूध मिलेगा, शुद्ध दूध मिलेगा और गौ माता का दूध मिलेगा। हमारी सनातन संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा, हमारे घरों में पहली रोटी गाय तक पहुंच पाएगी। ऐसा उनका विजन था। लेकिन दुर्भाग्य से 1989 में जब ये बात हो रही थी, फिर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को इस प्रदेश में काम करने का मौका नहीं मिला। मैं आपकी चिंता से वाकिफ हूँ, मैं संकल्प ले रहा हूँ। मैंने अभी कहा शिक्षा के बारे में, जो बहन जी ने यहाँ 5 विद्यालय बनाए, जरूरत पड़ी तो और विद्यालय भी बनेंगे। और जो 800 तक जहाँ की एडमिशन क्षमता इन्होंने सीमित कर रखी, आगे अनुमति नहीं दे रखी, एक एक विद्यालय में 6-6 हजार बच्चों के एडमिशन की यहाँ एक संसाधन है। इतना बड़ा इनका प्रांगण है कि 6-6 हजार बच्चे एक एक विद्यालय में एडमिशन पाकर शिक्षा का पूर्ण रूप से उपयोग कर सकते हैं। मैं इस कैपेसिटी को पूरी बढ़ाऊंगा, शिक्षा के लिए बच्चों को भटकना ना पड़े। और ये भी प्रयास करूंगा कि जो फीस, मनमानी फीस की जो लूट की छूट मिली हुई है, उसमें भी मैं विधायक बना और ये मौका मिलेगा मुझे तो मैं उसमें भी रोक लगाने का काम करूंगा। जहां तक रोजगार की बात है, मैं उस काम को जो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का सपना था, मैं हर भरसक प्रयास करूंगा कि 10,000 यहाँ डेयरी उद्योग, आज भी यदि सरकार और शासन चाह ले तो यमुना के जो तलहटी है उसमें वो 1,000 मीटर के डेयरी उद्योग के प्लाट सरकार की तरफ से उसमें सहयोग मिला तो वो लगाए जा सकते हैं। और यहाँ यदि 10,000 हमने डेयरी बना दी 1,000 मीटर की, तो 2 लाख लोगों को, हमारे नौजवान भाइयों को रोजगार मिलेगा। और इससे भी इतर कोई संभावना होगी रोजगार की, चाहे हमारे इंडस्ट्री में हो, चाहे आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि डीएम के यहाँ और नोएडा प्राधिकरण में एक रजिस्टर की आप बात करें, जहां हमारे बेरोजगार नौजवान शिक्षा प्राप्त करके अपना नाम अंकित करा सकते हैं। ये भी प्रयास मैं करूंगा जी। अब सबसे बड़ी बात है, आपका चुनावी एजेंडा क्या है? आपने इस बार चुनाव के लिए जो तैयार किया है, उस एजेंडा के साथ हमारे श्रोताओं को, दर्शकों को रूबरू कराइए। क्या है आपका एजेंडा?
विनोद जी, मेरे शहर की सबसे बड़ी समस्या जो मेरे एजेंडे में है, मेरे संकल्प में है, वो ये है कि लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई एक आशियाने के लिए लगा दी और उन्होंने उसका भुगतान करने में बैंक से कर्जा भी लिया। आज वो कर्जे का इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, घर नहीं मिला, किराया भी दे रहे हैं। मेरी पहली प्राथमिकता होगी उन लाखों फ्लैट बायर्स को रजिस्टर कराकर उनको पोजेसन दिलाऊं। दूसरी मेरी प्रायोरिटी होगी कि इस क्षेत्र में कानून के द्वारा कानून के राज की स्थापना हो, भयमुक्त समाज हो। एक और मेरी प्रायोरिटी है, यहाँ के सफाई कर्मचारी जो अपने जीवन को संकट में डालकर हमारी सेवा कर हमारे शहर को स्वच्छ बनाने में योगदान दिन रात दे रहे हैं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ऐसे उपकरणों का उपयोग यहाँ हो, लेटेस्ट उपकरणों का, जिससे कोई दुर्घटना ना हो। और यदि कोई दुर्घटना होती है, अनहोनी होती है, तो मैं कोशिश करूंगा उनके जीवन जीविकापार्जन के लिए उनके परिवार को कम से कम 2 करोड़ का फंड का सर्जन कराऊंगा। इसके लिए शासन और नोएडा प्राधिकरण से मैं प्रयास करूंगा जिससे उनकी जीविका चल सके। मेरा एक और संकल्प भी है, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में जो मनमानी फीस वसूली गई उस पर भी कंट्रोल हो। और एक मेरा सपना और है कि भयमुक्त समाज और किसानों के साथ जो ज्यादती हुई है, जो दोषपूर्ण नीतियों से किसानों का उत्पीड़न हुआ है, उनकी चाहे आबादी की समस्या हो, कोर्ट द्वारा निर्धारित 64% मुआवजे का मामला हो, या आबादी के भूखंड 10% की, मैं दावा कर रहा हूं और आपके यहाँ से आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं एक मुश्त समाधान कराऊंगा किसान भाइयों का। और जो यहाँ की समस्या है, चाहे वो फ्लैट बायर्स की है, किसानों की है, सुरक्षा का मामला है, शहर में आवारा या जो ऐसे पशु हैं, उनको उनसे भी मैं मुक्ति दिलाऊंगा शहर को। ये मेरे संकल्पों में एक है। अब एक सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ, जी आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी? क्या वजह रही जो कांग्रेस छोड़ी और बसपा को ही क्यों चुना? जी, धन्यवाद। आपने मेरे मन का वो प्रश्न पूछ लिया जो मेरा दर्द है। विनोद जी, 32 साल संघर्ष करते करते मेरे हजारों साथी ऐसे हैं जिनकी बहुत अपेक्षाएं मुझसे हैं। अपेक्षाएं से मतलब वो चाहते हैं, जैसे मेरा सपना था कि मेरा शहर साफ सुथरा शहर, नौजवानों को रोजगार, बच्चों को शिक्षा मिले, ऐसी अपेक्षाएं करने वाले हजारों लोग थे। बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, मेरा भी एक सपना था मुझे एक बार चुनाव लड़ने का मौका मिले। मैंने 4 बार कोशिश करी, कांग्रेस से टिकट नहीं मिला। मैं नमन करता हूं बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने सर्वे कराकर मुझे बुलाया और कहा कि कृपाराम तुझे टिकट ही नहीं दे रही, जा, तेरे बारे में मैंने पता किया है कि तुझे हर जाति और धर्म का वोट मिलेगा। मेरे यहाँ दलित वोट 60,000 मिलेगा, ब्राह्मण ज्यादातर भाजपा को वोट कर रहा। तेरे बारे में अच्छी रिपोर्ट है, जब तू चुनाव लड़ेगा तो ब्राह्मण भी तुझे देगा, दलित देगा, और हर जाति का वोट मिलेगा, मुस्लिम वोट मिलेगा। तुझे टिकट नहीं, मैं एमएलए बना के भेज रही हूँ। और मुझे मुझे इस बात पर अब पूरा यकीन होने लगा है जब से मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ कि यहाँ एक ऐसा, मैं अभी विनोद जी हल्द्वानी गांव में गया 4 दिन पहले, तो वहां उलेमा साहब मिले, हाजी मुश्ताक जी। तो वो बोले, यार कृपाराम तूने तो हद कर दी। मन की क्या हुआ साहब? बोले, यार दलित तो तुझे बहन जी की वजह से मिल रहा है, ब्राह्मण तेरी वजह से मिल रहा है, और मुस्लिम हम देंगे, और तुझे सर्व समाज का वोट मिल रहा है। तो उन्होंने मतलब एक ऐसा ये वो बन गया, उन्होंने कहा कि इस आंकड़े पे तो कांग्रेस 60-70 साल राज कर गई, ऐसा आंकड़ा यहाँ बनता जा रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कर रहा हूँ, मुझे जितना ब्राह्मण मिलेगा मुझे गुजर भी उतना ही मिलेगा, मुझे ठाकुरों का वोट है, मुझे यादवों का वोट, मुझे पंजाबी वोट बहुत मिलेगा। क्योंकि लोग यहाँ अब इतने उत्पीड़ित हैं 10 वर्षों में। ऐसी ऐसी सरकारें यहाँ आई जिन्होंने बहन कुमारी मायावती जी के कामों को मिटाने, उन्होंने जिला बनाया, लोगों ने आके जिला खत्म किया समाजवादी पार्टी। लोगों को ये याद है, लोग इसलिए बहन जी को याद कर रहे हैं। कोई सवाल कृपाराम कर नहीं है, सवाल लोगों के सामने इस चुनाव में नोएडा के विकास का है, नोएडा के युवाओं के भविष्य का है, नोएडा की बेटियों के भविष्य का है। इसलिए मुझे बहन कुमारी मायावती जी के प्रत्याशी के रूप में अपार समर्थन मिल रहा है। जी 1997 में ये जिला बना था गौतम बुद्ध नगर, और ये एक सौभाग्य कि 2022 में इसको 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। जी तो 25 साल में जो गौतम बुद्ध नगर जिले का सफर है, उसमें कहीं ना कहीं अभी वो उत्कृष्टता नहीं आई है। एक जिला जो होता है, तो ऐसा लगता है हम लोगों का एक वो है कि शायद अब यहाँ एक कमिश्नरी बनने का समय भी आ गया है कि एक नई कमिश्नरी का गठन किया जाए। और इस संबंध में आपके क्या विचार है? नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जब कोई शहर जिसमें
बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल हब हो, आईटी पार्क हो, एक ग्रामीण अंचल हो, मध्यम और अ, उच्च क्लास के लोगों का वास हो, तो वहां की जनसंख्या का जो घनत्व बढ़ जाए तो फिर एक कमिश्नरी की जरूरत पड़ती है। मुझे पूरा भरोसा है बहन कुमारी मायावती जी जरूर समझेंगे तो कमिश्नरी को और आगे बढ़ाया जाएगा और इसको जो भी सफिशिएंट फंड और उसकी जरूरत होगी वो भी मुहैया कराया जाएगा और कमिश्नरी प्रणाली को यहाँ आगे बढ़ाया जाएगा। जी हमारे साथ अतुल जी हैं। अतुल जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी जी अतुल जी जी। जी। कृपाराम जी, इसमें मैं खुले मन से स्वीकार कर रहा हूं, किसी जाति बिरादरी की बात नहीं है। जो बहन जी ने इस जिले पर अपना विकास का कार्य को आगे बढ़ाया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जिला उनका आजीवन कर्जदार रहेगा, हम भी कर्जदार रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कृपाराम जी, एक सवाल ये उठता है कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि 2008 में या 9 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो पहली बार लोकसभा का चुनाव इस जिले में हुआ, गौतम बुद्ध नगर संसदीय क्षेत्र में, जिसमें कि 5 विधानसभाएं आती हैं। उसमें से पहली बार जो प्रत्याशी जीत के आए वो बसपा के थे। उसके बाद जो पिछली विधानसभा में 2017 में बसपा के प्रत्याशी थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वे और जो 2009 में जीत कर आए थे प्रत्याशी, दोनों अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। तो ऐसा क्या बसपा में कोई प्रयोगशाला बन गई है कि वो वहां से नेता खड़े होते हैं, कोई प्रत्याशी जीतता है, कोई प्रत्याशी वहां से चुनाव लड़ता है और भाजपा में शामिल हो जाता है और फिर वो भाजपा के प्रचार भी कर रहे हैं इस बार 2022 में, आपने भी देखा होगा। इस पर आपका क्या विचार है सर? क्योंकि 20% से मतदान बहन जी का किसी भी विधानसभा चुनाव में सन 1993 से फिर 96 और उसके बाद कभी कम नहीं रहा और पिछली विधानसभा में 19 सीट रही। इस बार आपके क्या विचार हैं? कृपाराम। आपने बहुत अच्छा सवाल किया अतुल जी, डॉक्टर साहब। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बता दूं कि 2017 का जो चुनाव हुआ असेंबली का, उसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर लड़े और मुस्लिम मतदाता भी भ्रमित रहे, गठबंधन पे गए, फिर भी बहन कुमारी मायावती जी को 22% वोट मिला और गठबंधन को केवल 20% वोट मिला। मैं आपकी बात से अक्सर सहमत हूँ। देखिए, जहां तक नेताओं की बात है, नेता दो तरह के होते हैं जो दल बदलते हैं। कुछ नेता नेता तो सत्ता के लिए दल बदलते हैं, कुछ अपने मिशन के लिए दल बदलते हैं। मैं बहन कुमारी मायावती जी द्वारा जो विकास पूरे प्रदेश में किया गया, जिसकी गंगा विकास की नोएडा में भी बहाई गई, मैं इस संकल्प के साथ बसपा में आया हूं और बहन कुमारी मायावती जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है। मैं एक मिशन के तहत काम कर रहा था पहली पार्टी में भी, अब भी मिशन के साथ। मेरा मिशन है मेरे शहर में स्वच्छता रहे, मेरे शहर के नौजवानों को रोजगार मिले, मेरे शहर की बेटियों को रोजगार मिले, माताओं बहनों को सुरक्षा मिले, भयमुक्त समाज हो। मैं एक चीज और कह रहा हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे को जमीन पर उतार कर काम करती हैं और मैं उसी से प्रभावित होकर बसपा में आया हूँ और मैं आ, बहन कुमारी मायावती जी के साथ इस मिशन का जीवन भर इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा। कृपाराम जी, इस बार बहन जी सक्रिय बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। मेरी बात से जी जी शायद आप कुछ स्तर तक इत्तेफाक रखते होंगे। इसका ये प्रभाव देखने को मिल रहा है कि जिले में हमारे बसपा के जो कई कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उन्होंने इस बार गठबंधन को अपना समर्थन दिया, उन्होंने पार्टी भी बदली है। इस पर आपके क्या विचार हैं कृपाराम जी? और आज आपने आपने डॉक्टर साहब बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपको एक चीज बता दूं, एक परसेप्शन बना हुआ है, शोर मचाने से कामयाबी नहीं मिलती। बहन कुमारी मायावती जी सही समय पर सही निर्णय ले रही हैं। कुछ लोग गन्ना और जिन्ना का जिक्र करके हमारी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी, आपको मैं विनम्रता के साथ बताना चाहता हूं, अपने मिशन में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश तक दलित, मुस्लिम और योगी जी की ठोकू नीति से परेशान 2200 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई। इससे ब्राह्मण भी इस गठबंधन के साथ इस बहन जी के साथ है और बहन जी विशाल स्कोर के साथ 280 से अधिक सीटों के साथ उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रदेश की जनता 10 साल में जिस त्राहिमाम स्थिति से निकल रही है, वो बहन कुमारी मायावती जी के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे को जो उन्होंने जमीन पर उतार के दिखाया था, उसको पसंद कर रहे हैं और बहन जी को अपार समर्थन के साथ दोबारा सत्ता सौंप रहे हैं। अच्छा, मेरा भी और जहां सवाल है तक कि आपने
हाँ, जी जी जी, जहां मेरा तक सवाल आपने है कि सवाल किया कि जी जी हाँ, जी, विनोद आप जी, बताओ, विनोद बोलो जी, बोलो बोलो, आप बताओ, मैं बाद में बताऊंगा। जहां तक कुछ लोगों के अ, बसपा छोड़ने का सवाल है, अ, मैं तो यही कहूंगा कि अ, वो लोग शायद बहन जी के इस मिशन के साथ नहीं जुड़े हुए थे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के हित नारे के साथ। यदि वो इस पर विचार करते तो शायद, मुझे तो याद नहीं है कोई छोड़ के गया, एक शायद कार्यकर्ता है जो ऐसा गया है, बाकी तो समाजवादी पार्टी के 4-5 लोगों ने अभी बसपा ज्वाइन की है नोएडा में। तो अब विनोद जी, आप सादर आमंत्रित हैं, पूछिए सवाल। मेरा कहना है कि नोएडा शहर बना था तब औद्योगिक शहर था, जी बीच में ये आवासीय हो गया, जी और आवासीय में भी एक ऐसी योजना है जिसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो, हालांकि ये योजना 2004 के बाद शुरू हुई, जब नोएडा में सिर्फ निजी क्षेत्र को मकान बनाने की इजाजत दी गई, और बिल्डरों ने जो मकान बनाए उनमें आम लोगों के लिए सस्ते घर बनाने का सपना उनका टूट गया। आज भी अगर हम देखेंगे तो जी 10 लाख से कम या 15 लाख से कम जिनका घर मिल सकता है, उनके घर बनाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बिल्डर वो बनाता नहीं है और सरकार ने बनाना छोड़ दिया। जाहिर सी बात है कि जब उनको, मेरा एक फार्मूला है कि 100 घर बनने थे जिनके लिए, उनके लिए कोई नहीं बना रहा, और जिनके लिए 20 घर बनने थे उनके लिए 100 घर बन रहे हैं, और जबकि उनको 20 की जरूरत है, 80 नहीं बन रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जब जिनकी जरूरत है 80 लोगों की, उनके लिए घर क्यों नहीं बन रहे हैं? कौन बनाएगा? आम आदमी के लिए घर बनाने का कोटा या तो राज्य सरकार करे, प्राधिकरण करे, या बिल्डरों के कोटे में ये तय हो कि 25% ईडब्ल्यूएस बनेंगे, एलआईजी बनेंगे, एमआईजी बनेंगे, बाकी लग्जरी के लिए बनेंगे। ऐसा नोएडा, ग्रेट नोएडा में तो हुआ ही है। ये नीति जो है एनसीआर के लिए घातक है, और इसी वजह से कॉलोनाइजर कॉलोनी काट रहे हैं, और वो लोग स्लम में रहने को व्यवस्थित हैं, और एक शहर का अनियोजित विकास ध्वस्त हो रहा है, नियोजित विकास। जी बताइए इस बारे में क्या आप कहेंगे? आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है, और आपका ये कथन भी सही है कि नोएडा पहले एक इंडस्ट्रियल शहर था, लेकिन जब ये देखा गया कि भाई दिल्ली पड़ोसी राज्य से ओखला की इंडस्ट्री नोएडा में लगने लगी थी, तो फिर ये हुआ कि भाई इन लोगों को यहाँ रेजिडेंस की सुविधा भी दी जाए, और उनको लुभाने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने डीपीएस और नरूला जैसे होटलों को 1-1 रुपया में लीज पर जमीन दी, जिससे कि शहर में इसे चलाओ भैया, हाँ, जिससे इस शहर में आ, उन लोगों को सभी सुविधा मिल सके जो यहाँ की इंडस्ट्री चला रहे थे। आज आपने एक बड़ा सवाल किया है कि जिन लोगों को जरूरत है मकान, उनके लिए जो जो गरीबी रेखा या मध्यम निम्न वर्ग के लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, उनको आवासीय सुविधा कैसे मुहैया कराई जाए। आपकी इस चिंता से मुझे ये मौका मिलने जा रहा है, मैं विधायक बनूंगा तो इस चिंता से, पहले तो मुझे लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी, मैंने आपको कहा था कि वो जमीनी ग्राउंड जीरो की जो जानकारी उनको है। मुझे 32 साल कांग्रेस में रहा, मुझे आदरणीय सोनिया गांधी जी से भी मिलने का मौका, मुझे मुझे राहुल गांधी जी से भी, मुझे बहन प्रियंका जी से भी मिलने का मौका मिला, लेकिन जब मैं 7 तारीख को बहन कुमारी मायावती जी से मिला, मैंने जो उनका देखा ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट उनके पास है, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं आपकी इस चिंता से बहन कुमारी मायावती जी भी चिंतित होंगी। यदि नहीं होंगी, यदि उनके वो यदि मुख्यमंत्री बनती है और बनने जा रही है, जैसे ही वो मुख्यमंत्री बनेंगे और मुझे यहाँ से मौका मिलेगा, मैं आपके इस प्रस्ताव से जरूर उनको अवगत कराऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं, मैं पूरा भरोसा है कि ऐसे जरूरतमंदों को एक पॉलिसी लेकर आई जाएगी, बिल्डरों को कोई आवंटन दिया जाएगा तो उसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भाई इतने % मकान आप अल्पसंख्यक वर्ग या आप अल्प आय वर्ग के लोगों को सुनिश्चित करेंगे। ये मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूं, और इस प्रस्ताव को हम अपनी सरकार से, बनने वाली सरकार से लागू कराएंगे। विनोद जी 4 मिनट। अच्छा, एक नोएडा की चिकित्सा की एक जुड़ी हुई एक और सवाल है। हमारे जी ठीक सामने सेक्टर 22 के ठीक सामने सेक्टर 24 में ईएसआई अस्पताल है, जी 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 जो उस वर्ग के लिए है जो जिनकी सैलरी में से ईएसआई का पैसा जी कटता है। जी 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 लेकिन उसकी लिमिट बढ़ती गई, 10,000 से 15,000 हुई, 15,000 से 20,000 हुई, 21,000 हो गई, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा। जी अस्पताल के अंदर भीड़ बढ़ती गई और अस्पताल नए नहीं बने। तो इस तरह का जो, क्योंकि केंद्र से जुड़ी हुई है, राज्य से जुड़ी हुई है, राज्य बीमा सुरक्षा, जी तो इस तरह जी। के जो मेडिकल फैसिलिटी वाला मुद्दा है, ये इसके बारे में भी जरा बताइए क्या आपका प्लान है? हाँ, ये बड़ा चिंता का विषय है
कि हमारे जितने भी कर्मचारी भाई हैं जो निजी क्षेत्र में विशेषकर काम कर रहे हैं, जिनको ये सुविधा ईएसआई हॉस्पिटल में मिलती है, यहाँ ज्यादातर मैंने देखा कि जरा सी बड़ी बीमारी हो तो उसको रेफर किया जाता है दिल्ली के बड़े अस्पतालों में। और यहाँ ये हॉस्पिटल सबसे पहला हॉस्पिटल है नोएडा का जो ईएसआई के उसमें बनाया गया। बहन जी स्वास्थ्य के क्षेत्र में और विशेषकर इस जिले के लोगों को सुविधाएं मिले इसके लिए बहुत तत्पर रहती हैं। आपने देखा होगा कि उनके कार्यकाल में 2 बड़े हॉस्पिटल नोएडा में बने, एक तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल और एक आज जिसे हम जिम्स के नाम से जानते हैं। और दोनों ही हॉस्पिटल में यहाँ के आम और गरीब आदमी को सुलभ और सस्ता इलाज मिले। 1 रुपए की पर्ची कटाकर कोई भी बड़े से बड़ा ऑपरेशन, कोई भी बड़े से बड़ी बीमारी का इलाज। हाँ, जहां तक ईएसआई हॉस्पिटल की बात है, मुझे मालूम है केंद्र और राज्य सरकारों के अनुदानों से ऐसे हॉस्पिटलों का पुनरुत्थान या उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाती है। मैं अपनी सरकार बनने में जरूर बहन कुमारी मायावती जी का ध्यान आकर्षण करा के जो अभी हम कमी महसूस कर रहे हैं हमारे यहाँ के ईएसआई हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट्स को, मरीजों को दिल्ली रेफर करना ना पड़े, वो चिकित्सा सुविधाएं, वो उपकरण यहाँ सुनिश्चित हो, यहाँ उपलब्ध हो, ऐसा मैं प्रयास कराऊंगा। आपको भरोसा दे रहा हूँ। हाँ, अतुल जी कुछ कह रहे थे आप? जी अतुल जी। जी विनोद जी, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मात्र हमारे पास 4 मिनट ही बच गए हैं। कृपाराम जी, इस कड़ी में मैं अंतिम सवाल की ओर बढ़ रहा हूँ। आज राष्ट्रपिता की पुण्यतिथि भी है, 30 जनवरी 1948 में उनको शहीद किया गया था। जी। उन्होंने भी हरिजन की बात सबसे पहले इस देश में उठाई थी, जिसका कि मैं समर्थन करता हूँ। तो कृपाराम जी, मेरा सवाल ये है कि आप, ये थोड़ा पॉलिटिकल सवाल भी है और सामाजिक सवाल भी है कि किस प्रकार से हमारे जो दलित वर्ग है उन पर, जैसे सदरपुर में हरिजन सोसाइटीज हैं या और भी हमारे भाई हैं दलित वर्ग के, उनको आप कैसे अपने साथ जोड़ेंगे, क्योंकि आप भी एक ब्राह्मण समुदाय से हैं, तो उनका विश्वास कैसे लेंगे कि उनके लिए भी आप आरक्षण की बात और बढ़ाएंगे और उसको सही ढंग से उसको लागू करवाएंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी कल परसों फैसला आया है कि प्रमोशन में जो दलित वर्ग के लिए बात हुई थी उस पर उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार है केवल वही उसके मानक के रूप से उसको आगे बढ़ा सकती है। इस पर आपकी क्या राय कृपया? देखिए डॉक्टर साहब, आपने कहा कि भाई दलित वर्ग के लोगों से आप कैसे भरोसा जीतेंगे, कैसे अपने साथ जोड़ेंगे। आज तो ये सवाल बहुत आसान हो गया क्योंकि मैं बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी का प्रत्याशी हूँ और दलित समाज का मैंने जो जोश और भाव देखे हैं इन पिछले 2 महीने में, मैं 100% आश्वस्त हूँ कि एक एक मतदाता बहन कुमारी मायावती जी के साथ है दलित वर्ग का। मुझे उनको साथ जोड़ने में या मुझे उनके साथ जुड़ने में यहाँ चुनाव को लेकर कोई परेशानी नहीं है। जहां तक आरक्षण की बात है, इसको बढ़ाने घटाने की बात, इस देश में जब किसी पार्टी को सत्ता मिलती है तो उनको भी एक सीमित अधिकार है कि वो किसी जाति, वर्ग या विशेष को कितना लाभ दे सकते हैं आरक्षण का। फिर उसके बावजूद भी उन्होंने संविधान के अनुरूप कदम उठाया है या संविधान को कहीं लांघ तो नहीं दिया है, इसके लिए मॉनिटरिंग करती है कोर्ट, दूसरा पक्ष या पीड़ित पक्ष या जो लोग इससे सहमत नहीं होते, असहमत लोग, वो कोर्ट में भी जाते हैं, फिर कोर्ट का निर्णय आता है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो व्यवस्था जरूरत समय की अनुसार होगी, उसके अनुसार बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनने के बाद कदम उठाएंगी। विनोद जी 2 अब मिनट। मेरा सवाल है, हाँ आखिरी सवाल है ये जी कि जी। आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, 10 फरवरी को मतदान है, तो आप पहले अगर जीतने के बाद या आपका जो लक्ष्य है, पहले 5 ऐसे कौन से काम है जो आप नोएडा में करना चाहेंगे? मैंने आपको बताया, पहले तो फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री कराऊंगा। दूसरा, कानून के द्वारा कानून के राज की, आज बहका वातावरण है, आदमी को अपनी फ्रीडम स्पीच की नहीं है, अपनी बात कहने का प्लेटफॉर्म भी नहीं, लोगों को डर रहता है। आज जिन्ना गन्ना की बात हो रही है, मैं ऐसे माहौल को चाहूंगा कि नोएडा से ऐसे माहौल को दूर किया जाए, बहमुख समाज हो, सुरक्षा कर्मियों को सही उपकरण मिले, उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो, उनके लिए फंड का सर्जन। और मेरी एक और मेरे मिशन में है, मैं जैसे सभी नोएडा में सभी जातियों धर्मों के यहाँ एक भवन बने हुए हैं, जैसे पंजाबी भवन भी है, हमारे यहाँ गुजर समुदाय का भी भवन है, वीर कंवर शोध संस्थान भी यहाँ है,
अग्रवाल धर्मशाला भी है, जैनियों का भी है, ब्राह्मण समाज अभी उससे जो है विमुख है। मैं ये भी प्रयास करूंगा यहाँ भगवान परशुराम के नाम पर भव्य एक स्मारक और भवन बनाया जाए। ऐसी 6-7 मेरी प्रायोरिटी हैं। मैं किसानों के समस्याओं का एकमुश्त समाधान हो, ये भी मेरी प्रायोरिटी में है। और भी कुछ समस्याएं हैं जिनका मेरे साथ मैं विशेष रूप से ध्यान रखूंगा और उनका समाधान कराऊंगा। आपने बहुत समय दिया, हमारे साथ चर्चा की है, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा की है और आपने अपने एजेंडा को हमारे साथ शेयर किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी, समाप्त करिए। जी, समापन भी कृपाराम जी, क्योंकि ये सवाल मैंने कुछ और प्रत्याशियों से भी किया है। मैं बस 30 सेकंड्स में आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट चाहूंगा। सर, जी। बसपा में कई पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और उनकी भी आपकी जैसी महत्वाकांक्षा थी कि हम भी चुनाव लड़ते, लेकिन एक अचानक एक नया चेहरा उनके सामने आता है। मेरा सवाल साफ, सटीक, स्पष्ट, संपूर्ण रूप से है। 30 सेकंड में चाहूंगा कि आप कैसे उन कार्यकर्ताओं को अपने साथ भरोसे में लेकर ये जंग 11 दिन बाद जो है वो जीतेंगे। 30 सेकंड में सर, टाइम खत्म हो रहा है। मुझे बड़ा आश्चर्य है और मैं अभिभूत हूँ इससे। मैंने और दलों को भी देखा, लेकिन जो अनुशासन बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी में देखा है, यहाँ कोई असंतुष्ट नहीं है, किसी को ये नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी ऐसी एक नेता है अपनी पार्टी में जिनके यहाँ पहले से ही तय होता है कि किस क्षेत्र में किस जाति का प्रत्याशी लड़ाना है और उसमें वो कोई समझौता नहीं करते। इसलिए मेरी समाज का कोई आदमी मुझसे रुष्ट नहीं है, कोई ब्राह्मण रुष्ट नहीं है, दलित भाई रुष्ट नहीं है। गुजर भाइयों को पता है कि वो दादरी में गुजर लड़ाते हैं, यहाँ ब्राह्मण चूंकि संख्या बल पे वो लड़ाती हैं, तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मुझे मौका दिया अतुल जी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं दिल की गहराइयों से आपके के द्वारा इस दिए गए अवसर का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। सर, बहुत आपका जल्द। जय बहुत हिंद, धन्यवाद। जय भारत। जय भीम, जय भारत।